हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पेपर 6 बी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 पार्ट 1 स्ट्रक्चर ऑफ रूरल अर्बन सोसाइटी ऑन टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्बन सोसाइटी, अर्थात नगरीय समाज का उत्थान कैसे हुआ। बच्चों, हमने पढ़ा कि भारत प्रारंभ से ही वैदिक काल से ही ग्रामीण समाज को प्रधान रहा है। ग्रामों में कृषि है, गांवों में ही सब कुछ बसा हुआ था और गांव से ही धीरे धीरे उद्योग के कारण या आवागमन के कारण नगरों का अभ्युदय होने लगा। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत तीन ओर से, पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व के में बंगाल की खाड़ी से, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार वाणिज्य, यहाँ की कृषि उत्पादन व्यवस्था बहुत ही उन्नत समृद्ध थी। और इसी कारण हम देख सकते हैं कि विदेशी आकर्षित हुए। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक समृद्धता और उत्तर में हिमालय के कारण नदियों का अविच्छिन्न प्रवाह ने उत्तर भारत को ही नहीं, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी भारत को व्यापार वाणिज्य का केंद्र ही नहीं बनाया, बल्कि आर्थिक दृष्टि से, या हम कह सकते हैं कृषि की दृष्टि से, हम कह सकते हैं राजस्व की दृष्टि से यह बहुत ही उन्नत समृद्ध रहा। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और यही कारण है कि विदेशी लोग भारत की ओर आकर्षित होने लगे, चाहे वह ईरान रखो सामुद्रिक मार्ग ने, या पोर्चुगीज़ ने जब से समुद्री मार्ग की खोज की है, तब से विदेशी यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत के पश्चिम में स्थित थी और मध्य एशिया की शक्तियाँ सामुद्रिक मार्ग से भारत की ओर बढ़ने लगी और बढ़ने से यहाँ का व्यापार वाणिज्य का प्रोत्साहित हुआ, समृद्ध हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त अवशेषों से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनान से संबंधित कई अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और वो ये शो करते हैं कि उनसे ये प्रतीत होता है कि यूनान का और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो सभ्यता विकसित हुई थी, उनका आपस में पारस्परिक व्यापारिक संबंध रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अपोलो से के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर एक ओर अपोलो का चित्र है और दूसरी ओर एक योद्धा हाथ में तलवार लेके और शस्त्र धारण कर उसका चित्र अंकित है। तो इन सिक्कों के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यापार वाणिज्य के लिए का ही मूल कारण है। धीरे धीरे जैसे जैसे ईरान इराक जैसे जैसे सृष्टि या काल आगे बढ़ता गया और वैदिक काल के समय हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो पंजाब 5 नदियों से मिलकर के बना है और उन 5 नदियों के कारण जो खेती समृद्ध हुई, वहीं पर नगर स्थापित हो गया, जिसमें लाहौर, मुल्तान, सिंध, इन नगरों का धीरे धीरे विकास होता गया। दूसरी ओर दक्षिण भारत के हम देखते हैं हम्पी, विजयनगर और मदुराई, ये क्षेत्र विकसित हुए। पूर्व की ओर में बेंगलोर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता और पश्चिम में गुजरात, भड़ौच जो सामुद्रिक मार्ग थे और वहाँ पर ये नगर के रूप में विकसित हुए। हम लोगों ने इनकी तुलना आधुनिक भारत में लंदन से या फ्रांस की राजधानी पेरिस से करना शुरू कर दिया। ईरान इराक की राजधानियाँ तेहरान से से तुलना करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये नगर अपने आप में इतने उन्नत थे कि इन लोगों को जब ये विदेशी यात्री यहाँ पर आए तो अपने राज्यों से वे तुलना करने लगे। मध्य काल के अंदर, या हम बात करते हैं सल्तनत काल और मुग़ल काल के अंतर्गत, हम देखते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने यूरोप, दिल्ली, श्रीनगर, लाहौर, आगरा आदि विश्व के बड़े नगर जो गिने जाते थे,
और खानदेश में बुरहानपुर, गुजरात में अहमदाबाद और इस प्रकार के नगर जो एक जनसंख्या, आबादी और भौगोलिक क्षेत्र के कारण नगर का स्वरूप धारण कर चुके थे, उनकी तुलना विभिन्न इतिहासकारों ने उनके विस्तार, आबादी और धनराशि, व्यापारियों के संकलन आदि से की जाने लगी थी। और इसी कारण कहा गया कि दिल्ली की तुलना जब की जाने लगी तो वो लंदन, पेरिस के समकक्ष भी उन्होंने इसकी तुलना करना प्रारंभ कर दिया। जब यूरोप के यात्री रल्फ फिच ने अकबर के समय भारत में भ्रमण किया तो उसने कहा, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही भारत के सबसे उन्नत, समृद्ध, महान नगर हैं। इनमें से हर एक लंदन से अधिक विस्तृत और आबाद है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच का फासला मात्र 12 कोस का है। सारे मार्ग में खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुओं का एक बाजार है जो इतना भरा है कि ऐसा मालूम होता है जैसे एक आदमी अभी भी कस्बे में है और यहाँ इतने अधिक लोग थे मानो एक आदमी बाजार में हो। डॉक्टर यूसुफ हुसैन लिखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा न केवल आंतरिक व्यापार के विकास के लिए सहायक था, अपितु निकटवर्ती पूर्वी एशियाई देशों और मध्य एशिया तथा भारत के बीच विदेशी व्यापार जारी रखने के लिए उत्साहवर्धन करता था। जहांगीर के शासनकाल में भारत से बोलन दर्रे के मार्ग द्वारा कंधार 14,000 से भी अधिक वाणिज्य भार जाते थे और शाहजहाँ के शासनकाल में यह यातायात और भी उन्नत किस्म का हो गया। नगर क्या थे, उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, ये हम जानते हैं कि औद्योगिक बढ़ते हुए उद्योग के कारण और व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। यातायात की सुविधा, यातायात से तात्पर्य है 3 मार्ग। 3 मार्ग में से 2 मार्ग थे, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग। वायु मार्ग उन्नत नहीं था, वायु मार्ग के बारे में इतनी तकनीक विकास नहीं हुआ, तो जल और थल मार्ग ने यहाँ के व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया और जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जितने भी क्षेत्र थे ग्रामीण, वे सभी व्यापार वाणिज्य के माध्यम से धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र बने और वहाँ पर शिल्पकला, जो भी जिन कलाओं का विभिन्न रूप से विकास होता गया, वहाँ पर वो धीरे धीरे नगर का स्वरूप धारण करने लगे थे। इसी प्रकार हम देखते हैं उद्योग धंधों का विकास हुआ। उद्योग धंधों के विकास के अंतर्गत देखा जा सकता है कि प्रारंभ में सल्तनत काल में जो पहले गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, इन सभी ने अपने नगरों को उन्नत करने के लिए, व्यापार वाणिज्य को समृद्ध करने के लिए सभी प्रकार की छूट दे रखी थी। और आगे जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ के बढ़ते हुए व्यापार वाणिज्य या यहाँ के उन्नत किस्म के उत्पाद को देखकर ही यहाँ पर सबसे पहले पोर्चुगीज़, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग आए, जिन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारत पर राजनीतिक एकाधिकार कर लिया। अबुल फजल के आईने अकबरी का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर 36 कारखाने थे और इन कारखानों के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख़ फ़िरोज़शाही में भी बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है किस प्रकार औद्योगिक नगर बनने लगे। सामुद्रिक मार्ग में जहाज को आने जाने, हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में भी पढ़ा कि लोथल में गोदीबाड़ा जहाज था। इसी प्रकार मालाबार, मक्का, अदन, उर्भुज से व्यापार करने वाले भी वहाँ पर गोदीबाड़ा होने के कारण सूरत से जो भी माल आता था, या इस प्रकार हम दक्षिण भारत की ओर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ का व्यापार वाणिज्य बहुत ही समृद्ध था। जो नगर व्यापार के केंद्र बन गए थे, जैसे गुजरात से आगरा को विदेश से आया हुआ माल, शराब, कीमती पत्थर, अफ्रीकी गुलाम, अन्य धातुएं भेजी जाती थीं। इसी प्रकार आगरा जो एक व्यापारिक केंद्र था, लाहौर और मुल्तान से चीनी, अफीम, सल्फर, कागज़ और लोहे के हथियार भेजते थे। वे औद्योगिक केंद्र बन गए थे। दक्षिण भारत में गोलकुंडा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। सूरत, मछलीपट्टनम और गोवा भी उसका संबंध था। इस प्रकार गोलकुंडा बड़ा नगर उभर कर हमारे समक्ष नगर के रूप में समृद्ध होता गया। सूरत, मालाबार के अधिकांश व्यापार
नियंत्रित होते गए थे। इस प्रकार व्यापारिक दृष्टि से भारत बहुत ही उन्नत और समृद्ध हुआ। यहाँ तक कि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ईरान, इराक या मध्य एशिया और यूरोप के फ्रांस और इंग्लैंड, इनका जो धीरे धीरे समृद्धता या विकास हुआ, यहाँ पर जो धनी वर्ग बना वह भारत की बदौलत ही बना। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड ने भारत के सैनिकों और भारत की अर्थव्यवस्था को, सैनिकों का प्रयोग कर करके अर्थव्यवस्था को पूर्णतः दयनीय बना दिया, तब जा कर के हम देखते हैं कि 14 अगस्त 1941 में जो वाइट पेपर पर रूस के राष्ट्रपति ने चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से यही सिग्नेचर करवाए कि भारत द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद जो लंदन भारत से दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जा रहा था, भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था, उसकी समृद्धता को रोकने के लिए उसने सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र करने का चर्चिल से वचन लिया। हालांकि उसको बहुत कुछ सामना करना पड़ा, पर यहाँ की समृद्धता को पूर्णतया गरीबी में बनाने के लिए इन्हीं का या विदेशों का या ब्रिटिश सरकार का योगदान था। नगरों के अंतर्गत युद्ध सामग्री का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर नगरों ने अपना उच्च स्थान प्राप्त कर लिया या नगरीय व्यवस्था धीरे धीरे उन्नत होने लगी। धन्यवाद।